निमित्त है हमारा ये नवंबर माह गुणवत्ता माह के रूप में मनाया जा रहा है और इस क्वालिटी मंथ में हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किए हैं और लगभग हम लोग उत्तरार्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज की ये शाम क्वालिटी लाइफ के ऊपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, HAL कोरबा डिवीजन गुणवत्ता के रूप में बहुत ही कई ट्रॉफीज भी जीत चुका है और यहाँ की गुणवत्ता बहुत ही आकर्षक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, इतने तन्मयता से लग के जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो गुणवत्ता का हो और उस गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए हम अगर स्वस्थ होंगे, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो निश्चित रूप से हम अपने कार्य को भी उतना ही अच्छा गुणवत्ता का प्रोडक्ट हम दे पाएंगे। और उस गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी लाइफ, अपने स्वास्थ्य की गुणवत्ता को इंप्रूव करना होगा। अगर हम स्वस्थ होंगे, हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस अपनी वर्क स्पॉट पर दे पाएंगे। और इस सब की सोच को लेते हुए हमारे गुण नियंत्रण विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय ने बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का आह्वान किया कि जो हमारे HAL कोरबा के लोग हैं वो स्वस्थ हैं, इस तरह से उनकी जो स्वास्थ्य है उसको किस तरह क्वालिटी लाइफ उनकी किस तरह से सुधारी जा सके, उसके बारे में उन्होंने बहुत गहन अध्ययन भी किया है। और जो चीजें उन्होंने सीखी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग डेली हर कार्य करते हैं, लेकिन उनमें कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ तारतम्यता की कमी है, कुछ कमियां कहीं भी रह रही हों, तो उन चीजों के बारे में मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हमारे अपर महाप्रबंधक गुण नियंत्रण का स्वागत करें। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए सर, और आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको कुछ करेंगे सर, उसको बताएंगे कि क्या करना है आपको। तो मैं जोरदार तालियों से आपको बुलाना चाहता हूं, आप आए प्लीज। सबसे पहले मैं GM साहब का और बाकी जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान जहाँ पे पधारे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे यहाँ जितनी लेडीज़ जहाँ पे आई हैं उन सबका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और जो भी यहाँ इस ऑडिटोरियम में अवेलेबल लोग हैं सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं अक्सर देखता हूँ कि जैसे मेरे जो टॉपिक है उसका नाम है होलिस्टिक अप्रोच टू फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी जैसे जो आपकी इमेजेस आप यहाँ देख पा रहे हो, ये इमेजेस मुझे डिपिक्ट करता है, बताता है कि इट डिपिक्ट्स हेल्थ बेसिकली। अगर हेल्थ आपकी अच्छी है तो आपकी पर्सनल लाइफ इज बाउंड टू बी गुड एक्चुअली। आवाज मेरी आ रही है ना आपको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलाते हैं। अगर आपकी ग्रेट हेल्थ होगी तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप इंजीनियर, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, या किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट। जिन लोगों की हेल्थ अच्छी होती है उनके यहाँ श्री भी पधारती है। श्री का मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी जी जो है वो आपके घर में हमेशा रहती है जो लोग हेल्थी होते हैं। मतलब आप किसी को भी देख लीजिए जो लोग हेल्थी रहते हैं उनके घर में कभी भी प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं रहती है। नेक्स्ट। जो लोग अच्छी हेल्थ
के साथ जीते हैं, जिनकी अच्छी हेल्थ रहती है, उनकी सोशल स्टैंडिंग, एक सोशल लैडर में उनकी जो एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट, हेल्दी रहोगे तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि अध्यात्म भी आप तभी कर पाते हो जब आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। नॉर्मली होता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप ना कोई ध्यान कर पाओगे, ना कहीं बैठ पाओगे, ना पूजा पाठ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, इट लीड्स टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑल्सो। डेफिनेटली हेल्थ अगर अच्छी रहती है तो आप सोशल काज में भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, कि जा सकते हो, लोगों के बारे में सोच सकते हो, लोगों के लिए काम कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो ये सारे काम भी आप नहीं कर पाओगे। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप खुद हेल्दी रहते हैं, आपकी जो ओल्डर जनरेशन है वो हेल्दी रहती है, तो ये जो एटीट्यूड है या ये जो रीजंस हैं ग्रेट हेल्थ के, ये यंगर जनरेशन में भी परकुलेट होते हैं। ये वो आपको मतलब आपकी यंगर जनरेशन को भी ये विरासत में मिलती है। तो आप हेल्दी रहोगे तो आपकी यंगर जनरेशन भी हेल्दी रहती है। ये मैं कुछ रीजन बता रहा हूँ व्हाई यू शुड बी हेल्दी, आपको क्यों हेल्दी रहना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप हेल्दी रहते हो तो आप खुश भी रहते हो, मतलब ऑटोमेटिकली खुशी आ जाती है आपके मन में। नेक्स्ट, मैं ये आप सब लोग जानते हैं कि, और हमने कई जगह पे पढ़ा भी है कि ऊपर वाले ने हम सबको अपनी ही इमेज में क्रिएट किया है। मतलब जैसा अगर भगवान किसी ने कभी देखा होगा तो बिल्कुल हमारे जैसा ही होगा, जैसे आप सब लोग हैं। आप सब लोग भी भगवान का स्वरूप हो। तो ही हैज क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज। इसका मतलब ये है कि गॉड जो है बेसिकली ही इज ए क्रिएटर। नेक्स्ट, अगर गॉड क्रिएटर है तो इसका मतलब अगर उन्होंने हमको हमारी ही इमेज में क्रिएट किया, इट मींस वी आर आल्सो क्रिएटर्स ना, हम भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज का सोचिए, था दिमाग लगाइए, हम लोगों ने क्रिएट किया है। हम लोगों ने क्रिएट किया है डिजीज, बीमारी क्रिएट की है हम लोगों ने ने पॉवर्टी क्रिएट की है, हम लोगों ने क्रूएल्टी क्रिएट की है, हम लोगों ने हेट, नफरत पैदा की है। भगवान ने तो हमको कहा कि भैया बहुत सारी चीजें आप क्रिएट करनी है, लेकिन हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये सब चीजें। ये सच है कि नहीं, ये बताइए आप। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि ही हैज क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज। उन्होंने हमको अपनी ही इमेज में क्रिएट किया। अगर हम क्रिएटर हैं, अगर हम क्रिएट कर सकते हैं कोई चीज, तो क्या हम उसको रिमूव नहीं कर सकते? अगर हम डिजीज को क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको रिमूव भी करते हैं। ये कैपेबिलिटी भी ऊपर वाले ने हमको दी हुई है। वी कैन रिमूव इट ऑल्सो। नेक्स्ट, हमारे अंदर वो सारी काबिलियतें हैं, वो सारी एबिलिटीज हैं, वो हमें इनबिल्ट हमारे अंदर है कि हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को हील कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ अपने मन और शरीर को ही ठीक नहीं कर सकते, बल्कि हमारा जो पास्ट है उसको भी आप हील कर सकते हो, उसको भी ठीक कर सकते हो। इवन आपके जो पास्ट कर्मास हैं उनको भी आप हील कर सकते हो, उनको भी रिमूव कर सकते हो अपनी लाइफ में। बस आपको वो जज्बा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है। नेक्स्ट, मैं आपको बताऊं कि आप मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, चाहे वो हार्ट है, लंग्स है, पैंक्रियाज है, लिवर है, किडनीज है, ये मतलब एक या 2 वीक से लेकर 9 महीने के अंदर सारे नए रिक्रिएट हो जाते हैं। आपका हार्ट जो है वो 5-6 महीने के अंदर नया हार्ट आपका जो है वो क्रिएट हो जाता है। लंग्स आपके क्रिएट हो जाते हैं, पैंक्रियाज क्रिएट हो जाता है,
लिवर क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स जितने आपके शरीर के अंदर अंग हैं वो सारे के सारे नॉर्मली 1 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर सारे रिक्रिएट हो जाते हैं। इवन आपकी जो बोन का स्ट्रक्चर है, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, ये भी आपका मतलब 12 महीने के अंदर नया जनरेट हो जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये सारी चीजें हमारे शरीर में ये सारी चीजें नए जनरेट हो जाती है, रिक्रिएट हो जाती है, तो पूरा हम लोग को 1 साल के अंदर एक नया शरीर मिल जाता है। क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? आप लोग जानते हैं कि आपका शरीर जो है, आपको हर साल एक नया शरीर मिलता है। यू गेट ए न्यू बॉडी। अगर आपको एक शरीर नया मिल जाता है, हर साल एक नया शरीर मिलता है, तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? आखिर क्या कारण है कि नया शरीर, नए अंग, नए ऑर्गन्स मिलने के बावजूद भी हम लोग में ये सारी समस्याएं रहती हैं? तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज इस पूरे इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिटेल है कि कौन सी चीज कितने हफ्तों में, कितने महीनों में रिप्लेस होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, स्किन जो है 4 वीक्स के अंदर रिप्लेस हो जाती है, नई स्किन आपको मिल जाती है। फिर आपका जो हार्ट है वो 6 मंथ्स में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। बोन्स आपके 9 से 12 महीने के अंदर हो जाती है, ठीक है। और ऐसे और भी चीजें हैं। तो बेसिकली पूरा शरीर आपका 9 से मतलब 12 महीने के अंदर रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट, तो आपको हर साल एक ब्रांड न्यू शरीर मिलता है। कितनी बड़ी बात है ना। हर साल आपको एक नया शरीर मिलता है, आपका नया जन्म हो रहा है। नेक्स्ट, मैं आपको बताऊं कि आपको एक नया शरीर मिल रहा है, लेकिन आप उसके अंदर हर दिन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। जैसे हम लोग मूर्ति लाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे ही क्योंकि आपका शरीर हर दिन नया बन रहा है, 12 महीने में पूरा शरीर नया बन जाता है, लेकिन आप हर दिन उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, उसके अंदर प्राण का संचार कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं? 2 तरीके से कर रहे हैं। इसके 2 तरीके हैं प्राण प्रतिष्ठा करने के। जहां तो हम पॉजिटिव दैविक तरीके से उसके अंदर नई नई चीजें भर रहे हैं, ठीक है, जहां से नेगेटिव तरीके से। लेकिन 95, 98, 99% केसेस में हम लोग नेगेटिव तरीके से, डेविलिश तरीके से, ठीक है, नेगेटिव तरीके से जो है ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम पूरे नए शरीर हमको नया मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं। इसलिए हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो रिपीट होती है। दुनिया में सबसे बड़ा मिरेकल जो है वो इंसान है। एक्चुअली इट्स द ग्रेटेस्ट मिरेकल। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ। एक शब्द इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं किताबों में, कहीं बहुत सारी चीजों में, मतलब आप किताबें पढ़ लो, कहीं भी मिलेगी, आपको एक जगह पे ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। और आपको बताऊं मैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो खजाना है वो आप खुद हो। बेसिक आपने अपने अंदर छुपा रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपके पास है। नेक्स्ट, अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको। जैसे आपकी आंखें हैं, सबकी आंखें हैं, आंखों के अंदर आपको मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन कि हमारे पास 10 करोड़ रिसेप्टर्स हैं इसके अंदर। ये जो आपको दिखाई देता है ना, ये कोई छोटी मोटी क्रिया नहीं है। 10 करोड़ रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं, आपके लिए इमेज को क्रिएट करते हैं। इट्स द ग्रेटेस्ट मिरेकल। नेक्स्ट, आपके कान, जो जितनी चीजें आप सुन रहे, मतलब हमको सुन पा रहे हैं, आपको पता कितने फाइबर्स हैं इसके अंदर? 24,000 फाइबर जो वाइब्रेट करते हैं, उस वाइब्रेशन के कारण आप सुन पा रहे हो। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा खजाना आप लेकर घूम रहे हो। नेक्स्ट, आपका लोकोमोशन सिस्टम जो है, जो जिससे आप चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, भाग पा रहे हो, इस चलने में ही आपको पता कितनी प्रोसेसेस हैं, कितनी सारी चीजें हैं।
500 टाइप्स के मसल्स हैं आपके शरीर के अंदर, 200 से ज्यादा आपके अंदर बोन्स हैं, 207 कही जाती है, और 7 माइल्स नर्व फाइबर्स हैं, 7 माइल्स। नेक्स्ट हार्ट, तो दिल है हम लोगों का, इसमें आपको पता है कि एक साल में ये 3.6 करोड़ बीट्स, मतलब 3.6 करोड़ टाइम ये धड़कता है दिल जो है, और ये लगभग 6 लाख गैलन ब्लड को हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता पर ईयर, और 60,000 माइल्स आर्टरीज और वेन्स है हमारे, तभी हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हो पाती है। लंग्स है, हम तो सांस लेते हैं, हमको पता नहीं होता क्या हो रहा है उसमें, लेकिन लंग्स में 60 करोड़ पॉकेट्स हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाती है, हमारे ब्लड को साफ करती है। अगर आप देखें तो ब्लड जो है, ब्लड में 5 लीटर ब्लड है सिर्फ, लेकिन 5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें 22 ट्रिलियन ब्लड सेल्स हैं, और हर ब्लड सेल में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं हर एक सेल में, और मॉलिक्यूल जो है 10 मेगाहर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेट करते हैं, और सेल्स जो है, एक और चीज बताऊँ आपको, 2 मिलियन सेल्स पर सेकेंड रिप्लेस होते हैं हर वक्त, 1 सेकंड के अंदर 2 मिलियन सेल रिप्लेस हो रहे थे। इसका मतलब है कि आपका शरीर हमेशा रिन्यू हो रहा है, हर वक्त आपका एक नया शरीर आपको मिलता चला जा रहा है। ऐसे नर्व सेल है, 13 बिलियन नर्व सेल्स हैं, 1000 बिलियन प्रोटीन सेल्स हैं, 4 मिलियन पेन डिटेक्टर्स हैं, यानी कि अगर आपको कहीं भी चोट लगती है तो 4 मिलियन पेन डिटेक्टर्स हैं, वो आपको आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे दर्द हुआ है। 5 लाख टच डिटेक्टर्स हैं, कहीं भी कोई चीज आपको छू जाती है तो वो आपको पता चलता है उससे। 2 लाख टेम्परेचर डिटेक्टर है, कहीं गर्म सर्दी लगती है तो वो भी आपको पता चलता है। कहने का मतलब ये है हम अपने अंदर कितना बड़ा खजाना लेके घूम रहे हैं, और हम कहते हैं यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। यू हैव एवरीथिंग विद यू, आपके पास सब कुछ है। तो मेरा ये सब चीज दिखाने का एक पर्पज था कि आप लोग इस चीज को समझे कि यू आर बेसिकली हैविंग, आपके पास एक पूरा खजाना है, एक खजाने के मालिक हुआ। जैसे मैंने बताया कि दुनिया का पूरा खजाना भी ऐड कर लिया जाए, उसकी प्रोटेक्शन इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही जितने आपके अंदर जो चीजें हैं उसकी प्रोटेक्शन हो रही है। तो यू आर द ग्रेटेस्ट मिरेकल दिस ईयर। नेक्स्ट आप ग्रेटेस्ट क्रिएशन तो हो ही हो। इसकी साउंड थोड़ी कम कर दीजिए, साउंड थोड़ी कम करिए। पीछे वाली स्लाइड्स, ये अरस्तु की एक स्टोरी है, एक उसके स्टूडेंट्स की। आवाज थोड़ी कम करिएगा। तो अरस्तु का एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि मुझे आपका स्टूडेंट बनना है। तो उसने कहा ठीक है आइए आप मेरे पास जो है। तो उसको वो बोला चलिए ऐसा करते हैं कि नदी में नहाने के लिए चलते हैं। तो अरस्तु जो है अपने स्टूडेंट को एक नदी में ले गया। अच्छा, अरस्तु के बारे में कहा था कि ही वॉज वेल बिल्ट, एक्चुअली बहुत ही वेल बिल्ट था, बहुत हाइट उसकी 6.5 फुट के आसपास थी, बहुत हैवीली बिल्ट था। तो उसने क्या किया, जैसे नदी के अंदर सेंटर में पहुंचे तो उसने उसके बालों को पकड़ा और उसको पानी के अंदर धकेल दिया। अब वो स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल छटपटा रहा है कि मैं क्या करूं। वो ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, उसको लगा कि आप मतलब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, और वो बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था रस्तु उसको और पानी के अंदर। तो इट वाज ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट। अल्टीमेटली ही मतलब रिकलेक्टेड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने सारी अपनी स्ट्रेंथ को मस्टर किया और फिर पूरी फोर्स से उसने जाके रस्तु को दूर जाके फेंका और बाहर आके उसको बहुत
गाली गलौज किया कि तूने तो मुझे मार ही दिया था, जो ये कैसे हो सकता है। फिर उसने बाहर जाके सुनाया, कह रहा देखो जब आपके अंदर इतनी मतलब शिद्दत आ जाए कि आप अपने मतलब कुछ भी कर जाओ अपनी जान को बचाने के लिए, यही शिद्दत चाहिए अगर आपको अपनी हेल्थ को भी अच्छा करना है। तो उसके बाद ही उसने अपने शिष्य को शिष्य बनाया था, क्योंकि ही वांटेड हिम टू बी रियल शिष्य एक्चुअली। तो मैं यही चीज एक इससे लेसन सीखना चाहिए कि अगर हमको अगर हेल्थ को अपने प्राइम उसमें रखना, इंपॉर्टेंस में रखना है, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग विद अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आपको पूरी जी जान लगा देना, तभी आपकी हेल्थ जो है अच्छी बन सकती है। नेक्स्ट एक मैं स्टोरी और बताता हूँ, ईगल की स्टोरी है। ये मैंने गेस्ट हाउस में भी लेक्चर किया था, वहाँ मैंने बताया था। ईगल के बारे में एक खासियत है कि ईगल की जो लाइफ होती है वो इट इज अबाउट 40 ईयर्स, 40 साल की इसकी एज होती है। ईगल तो सब लोग जानते होते हैं, इसको बाज बोलते हैं हिंदी में। ये 40 साल तक इसकी लाइफ होती है और 40 साल के बाद इसको मरना ही मरना, खत्म होना है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये जो ईगल है ये डिसीजन लेता है कि मुझे क्या करना है। इट हैज टू आइदर डाई और डू समथिंग एल्स। तो ये क्या करता है, इट फ्लाइज ऑफ टू अ फार अ प्लेस, बहुत ही ऊंची जगह पे कहीं चला जाता है ये, मतलब किसी पहाड़ पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। अच्छा होता क्या, 40 साल की एज में इसके पंजे सारे खराब हो गए होते हैं, ये शिकार नहीं पकड़ सकता है, इसके पंख उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा उड़ भी नहीं सकता है, और इसलिए इसका एक चीज़ होती है कि इट हैज़ टू डाई, मतलब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो उस टाइम पे ये उड़ के कहाँ जाता है, ऐसी जगह पे, किसी लूफ जगह पे जहाँ पे ये कुछ कर सके। तो क्या करता है, वहाँ जाके किसी चट्टान पे जाके बैठता है। सबसे पहले ये अपने जितने पंख होते हैं सबको निकाल देता है। जो फीदर्स हैं, इट टेक्स आउट ऑल द फीदर्स, सारे फीदर्स अपने निकाल देता है। और उस टाइम पे ये एक फ्लैश का हिस्सा बन जाता है, एक बिल्कुल मांस का एक टुकड़ा रह जाता है। दूसरा काम ये करता है कि अपनी चोंच जो है उसको भी ये तोड़ देता है, उसको तोड़ देता है। तीसरा ये अपने जो पंजे होते हैं, फाइनली ये पंजों को भी तोड़ देता है। तो कहने का मतलब इसने पंख अपने सारे निकाल दिए, अपने पंजे तोड़ दिए, अपनी चोंच तोड़ दी। तो बेसिकली आप अगर देखें तो उस टाइम पे क्या कंडीशन होती होगी, एक जस्ट फ्लैश का पीस रहता है उस टाइम पे जो ईगल है। और फिर लगभग अगर ये जिंदा बचा उसके बाद, बिकॉज ये टेकन रिस्क, इसे एक रिस्क लिया है। उसके बाद 150 दिन के बाद, लगभग मतलब 5 महीने के बाद इसके नए पंख निकलाते हैं, नई चोंच निकलाती है, नए पंजे निकलाते हैं। तो उसके बाद 35 साल ये और जिंदा रहता है, 35 से 40 साल, यानी कि इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इट्स लाइफ। इसने अपनी लाइफ को 2 गुना कर लिया। तो बेसिकली किया, इससे एक लेसन सीखने वाला है। इसने क्या किया, इसने एक डिसीजन लिया, इसने एक फैसला किया कि मुझे लाइफ को जीना है, उसके लिए उसने रिस्क लिया। तो कभी कभी लाइफ को जीने के लिए यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस, यू हैव टू चूज। आपको चूज करना पड़ेगा मुझे क्या, जैसे आप लोग को क्या चूज करना पड़ेगा, आप लोगों को चूज करना पड़ेगा हेल्थ। अगर आपको हेल्थ चूज करना है तब आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे वॉकिंग करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे जिम करना है, मुझे क्या करना है, वो डिसीजन आपको लेना है। और ये एक दिन की बात नहीं है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, काफ़ी दिनों तक आपको हेल्दी रहना है, 100 ईयर्स प्लस में जीना है, तो आपको ये चीज़ें करना ही पड़ेगी। यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग, आपको ये सब करना पड़ेगा, डिसीजन आपको करना, यू हैव टू चूज। नेक्स्ट स्लाइड। तो डेफिनेटली हमको ओल्ड मेमोरी हैबिट्स और जो पास्ट की चीजें उनसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट। तो ये सबसे बड़ी पावर है, पावर टू चूज। आपको चूज करना पड़ेगा, आपको मतलब आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट। आपको पता है कि आप ही मास्टर हो बेसिकली।
शरीर आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है। शरीर आपका दोस्त है, आपका एसोसिएट है, आपका सर्वेंट है, ना कि आपका मालिक। नेक्स्ट, ऐसे जो आपका मन है, मन भी आपका फ्रेंड, दोस्त है, फ्रेंड है, एसोसिएट है, सर्वेंट है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि शरीर भी हमारा मालिक हो गया है और मन भी हमारा मालिक हो गया है, और हम लोग जो है सर्वेंट की तरह काम कर रहे हैं। जैसा शरीर बोलता है वैसे हम करते हैं। शरीर कह रहा है यार आज तो सोने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है, आज लेट जाओ। आज हमारा रेस्ट करने का मन कर रहा है, आज वॉकिंग का मन नहीं कर रहा है। मन कहता, मन जैसा कहता है वैसा हम लोग करते हैं। तो बेसिकली अब होता है क्या है कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में कहा था कि शरीर हमारा एसोसिएट है, फ्रेंड है, ठीक है, और हम उसके मास्टर हैं। एक्चुअली अगर मास्टर तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड इंस्ट्रक्ट आवर बॉडी, हमें अपने शरीर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ देर के लिए स्लाइड बंद करूंगा और कुछ आप लोग सब अपनी जगह पे ही बैठे रहिए और थोड़ी बैक स्ट्रेट रखिएगा। मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप लोग आंखें बंद करके उसको फॉलो करिएगा। स्लाइड थोड़ा बंद करिए। अभी कॉल कर सकते हैं। आर यू रेडी? ओके, आंखें बंद कर लीजिए। आप स्टडी कर पाए हो, आप इंजीनियर बन पाए, आप डॉक्टर बन पाए, आप टीचर बन पाए हो, ठीक है, सुन पाते हो ब्रेन के कारण, बच्चों की आवाज सुन पाते हो, माँ बाप की आवाज, अपनी बीवी की आवाज सुन पाते हो, तो कितनी फायदेमंद चीज है ये। तो क्या आपने कभी इसको धन्यवाद दिया है? प्लीज इसको जस्ट थैंक यू, से थैंक यू टू योर ईयर्स, अपनी ईयर्स को धन्यवाद दीजिए। अपने करता है, थिंक अबाउट योर ब्रेन, ये सोचता है, लॉजिकली सोचता है, लॉजिकली सोचता है, जो भी है, और पूरी पढ़ाई लिखाई पूरी है, और जो भी आपके पूरे शरीर को इंस्ट्रक्शन है इसका ब्रेन के थ्रू होती है। ये शरीर, ये ब्रेन को, इसके बाद अपने हार्ट के ऊपर आ जाइए। मैं कुछ ही ऑर्गन्स के बारे में बोलूंगा। हार्ट के ऊपर आइए, अपने दिल के ऊपर। आप सोचिए कि ये 24 आवर्स आपकी सर्विस पे लगा हुआ है। ये हर वक्त धड़क, शरीर का जो इम्प्योर ब्लड है ये लंग्स में भेज रहा है। लंग्स से जो क्लीन प्यूरिफाइड ब्लड है वो आपके हार्ट के माध्यम से आपके शरीर के एक एक ऑर्गन में जा रहा है और आपको जिंदा रखने में मदद कर रहा है, आपको लाइफ फोर्स दे रहा है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू योर हार्ट। प्लीज से योर हार्ट इज योर फ्रेंड। तो ये रहता है कि भाई हम लोग कैसे जवान कैसे रहे, हाउ टू रिमेन यंग, एक्चुअली हाउ टू रिमेन हेल्थी एंड यंग, ठीक है। तो एक छोटी सी हमने एक प्रेयर बनाई है, इसको आप अगर लाइफ में रिपीट करोगे तो मतलब ये स्लोली ये आइडियाज आपके माइंड में कहीं घर, सबकॉन्शियस माइंड में घर करेगा। एक्चुअली क्या बोलते हैं कि आपको ये अपने आप को कहना है, बिकॉज मैंने आपको पहले बोला है कि आप मास्टर हो, यू आर मास्टर ऑफ योर बॉडी, यू आर मास्टर ऑफ योर माइंड। तो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट योर बॉडी एंड माइंड। आपको क्या बोलना है? आई एम यंग। और आप अपने मन में रिपीट करिए, आई एम यंग बिकॉज माई एंटायर बीइंग इज परपेचुअली रिन्यूड। हमारा पूरा जो अस्तित्व है वो रिन्यू हो रहा है, नया बन रहा है, इसलिए मैं यंग हूँ। नेक्स्ट, माई एंटायर बीइंग इज एवर यंग एंड न्यू। मेरा पूरा अस्तित्व जो है वो यंग है, न्यू है। क्यों? क्योंकि नेचर परमिट्स नो सेल टू रिमेन इन माई बॉडी मोर देन फ्यू मंथ्स। नेचर जो है वो मेरे सेल में किसी भी पुराने सेल को रहने के लिए अलाउ ही नहीं करता। आपके अंदर नए सेल आने ही आने हैं, ठीक है। When it builds a new one in its place. Nature gives me a new body every year. हर साल मुझे नेचर एक नया शरीर देती है। My mind is new every morning. हर सुबह मेरा मन जो है वो नया होता है, माइंड नया होता है, ठीक है। And my life comes forth from the creator of life every moment as fresh and new as a flower of the springtime. मतलब मेरा जो माइंड है दैट इज न्यू एवरी मॉर्निंग, और मेरे अंदर जो लाइफ फ्लो कर रही है एवरी टाइम इट इज कमिंग फ्रॉम द
क्रिएटर ऑफ द लाइफ, जो जिस ऊपर वाले ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, उसी से मुझे लाइफ फोर्स एनर्जी, जो अस्तित्व जो फ्लो हो रहा है, वो मेरे अंदर भी फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, आप लोगों ने डिसाइड किया कि हेल्थी लाइफ लीड करनी है कि नहीं करनी है? से यस, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, तो देन यू हैव टू ब्रेक एज ओल्ड हैबिट, जो आपने कई सालों से कुछ हैबिट्स, एज ओल्ड हैबिट्स बना रखी है, उनको तोड़ना पड़ेगा। हेल्थ जो है वो इट इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, इट इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। नेक्स्ट स्लाइड। हेल्थ जो है वो यू हैव टू अर्न इट, आपको हेल्थ को कमाना पड़ता है, अपने आप नहीं मिलती हेल्थ कभी भी, आपको यू हैव टू अर्न द हेल्थ। अर्न का मतलब होता है यू हैव टू डू सम एक्सरसाइज, आपको कुछ ना कुछ शरीर के साथ करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को थोड़ी रेस्ट देना ही पड़ेगी, आपको अच्छा खान पान रखना ही पड़ेगा। ये 4 पिलर्स हैं हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ठीक है। तो इन योर हेल्थ बेसिकली रेस्ट ऑन दिस 4 पिलर्स, दैट इज व्हाई इट हैज टू बी अर्न्ड। नेक्स्ट स्लाइड। पहला हम क्योंकि खान पान सबसे आसान होता है, खाना पीना सबसे इजीएस्ट होता है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल चीज़ें हर आदमी को पता है भाई, आप फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए, मतलब 8 to 12 सर्विंग जो WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 8 से 12 सर्विंग फ्रूट वेजिटेबल खाइए। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम रखिए, लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 3 जैसे आपका ओमेगा 3 जानते हैं किसमें होता है? अलसी में है, बादाम में है, अखरोट में है, फिश में होता है। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए। और ओमेगा 6 बैड कोलेस्ट्रॉल वाला बनाया तो ओमेगा 6 गुड कोलेस्ट्रॉल 1:5 की रेशो होनी चाहिए। वो जब भी आप मेजर करवाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि आपने क्या है। प्रोटीन आपका जितना बॉडी वेट है उतना लगभग उतने ग्राम प्रोटीन आपको हर दिन चाहिए होता है। नेक्स्ट, मैं आपको एक इसका सीक्रेट बताता हूँ। लोग पूछते हैं यार खाना कैसा होना चाहिए, मतलब आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए। सिर्फ एक ही उसका फंडा है, फंडामेंटल है, वो ये है आपकी प्लेट इट शुड बी फुल ऑफ कलर्स। रंग बिरंगी प्लेट होनी चाहिए आपकी। रंग बिरंगी मतलब प्लेट का कलर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो रंग बिरंगे होने चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है उसमें नेचर के सारे कलर्स होने चाहिए। आप कभी मार्केट में जाइए, आपको हर कलर्स की फ्रूट्स मिलेंगे, हर कलर्स की वेजिटेबल मिलेगी। तो इसकी एक ही निशानी है कि आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रखोगे। उसका एक ही तरीका जाने का वो ये है, जब आप प्लेट लेके खाने के लिए बैठे तो उसमें डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, बहुत सारे कलर्स आपको अपनी प्लेट में दिखने चाहिए। ये एक सिंपल सा फंडामेंटल सिंपल सा यार्डस्टिक है। नेक्स्ट, जैसे ये बच्चे दिखा रहे हैं आपको, डिफरेंट कलर्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट, ये मैं कुछ थोड़ा सा बताया हूँ कि डिफरेंट कलर्स का क्या महत्व होता है। जैसे रेड है, पर्पल है, येलो ग्रीन है, वाइट ग्रीन है, ऑरेंज येलो। आप अगर देखेंगे हर कलर्स के अंदर कुछ जबरदस्त मतलब न्यूट्रिशन होते हैं और ये आपको बहुत सी बीमारियों से दूर रखते हैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपकी थाली में बहुत सारे कलर्स हैं तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज। आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एलाइव सर, ये वाइट यानी कि गार्लिक ओनियन, ये आपको डिटॉक्सिफिकेशन करता है और आपको कार्सिनोजेनिक है, मान लीजिए कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपकी सारी इससे ठीक हो सकती है ऑटोमेटिकली। फिर आपका ये है ग्रीन वाले में ग्लूसिनोलेट्स और इंडोल्स होता है। ये इट लोअर द रिस्क ऑफ लंग एंड कोलोरेक्टल कैंसर, उसको कम करता है। तो ऐसे आप डिफरेंट कलर्स देखें, अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, डिफरेंट कलर्स आपकी प्लेट में हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों के केस में। नेक्स्ट, अपनी पुराने वाले उसमें तौर तरीके में जाना है। कोर्स ग्रेन जो है, जो पुराने
तौर तरीके से ज्वार, बाजरा है, इस तरह की चीज़ें भी आपको अपने कोर्स पीरियड में लाना पड़ेगा, जो अपने खाने पीने में लाना पड़ेगा। ये होना चाहिए आपको। ये मोटा मोटा है कि 6 to 11 सर्विंग्स आपकी ब्रेड वगैरह या राइस वगैरह इस तरह में रहना चाहिए। वेजिटेबल 3 to 5 सर्विंग, फ्रूट 2 to 4 सर्विंग, ऐसे ही जो प्रोटीन्स है वो दिया है। तो बेसिकली अगर आप नॉर्मल जो भी अवेलेबल चीज़ें वो लेते रहते, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट मोस्टली सीजनली ले आप, कार्बोहाइड्रेट कम से कम ले, लेकिन यूजेज ऑफ वाइट जो सफ़ेद चीज़ें हैं, शुगर, साल्ट, फाइन फ्लोर, इसको थोड़ा कम करिए। नेक्स्ट ये है मतलब ओमेगा 3 to ओमेगा 5 की रेशियो 1:5। लाइफ में चीज़ें लाइए हैं, अखरोट, बादाम, अलसी को छोड़ दीजिए, बाकी जितने ऑयल जो है उस तरह की, उसमें ओमेगा 6 का मिल जाएगा। घी वगैरह है, अलसी में ओमेगा 3 होता है। और क्या नाम है आपके अखरोट है, जैसे सैल्मन फिश है, उसमें ओमेगा 3 मिल जाएगा। तो ये आपके हार्ट को हमेशा हेल्दी रखेगा। नेक्स्ट ये तो प्रोटीन जो है ये भी आपको दालों से मिल जाता है, थोड़ा बहुत आपको। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। आपको आपका फूड बेसिकली स्लाइटली इट शुड बी टुवर्ड्स द अल्कलाइन नेचर। आपके फूड में अल्कलाइनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है ऑटो वारबर्ग, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है नहीं। इसको 1931 में नोबेल प्राइज मिला था कैंसर डिस्कवरी के लिए। ही डिस्कवर्ड व्हाई कैंसर इज हैपनिंग, तो इसको नोबेल प्राइज मिला था। इसने ये कहा कि एल्कलाइन एनवायरनमेंट अगर होती है तो इवन कैंसर कैन नॉट एग्जिस्ट। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी उस टाइम पे 31 में आप अंदाजा लगा सकते हो कैंसर कितनी बड़ी बीमारी रही होगी, उसका इलाज नहीं था उस टाइम पे। एट दैट टाइम ही डिक्लेयर्ड दैट इफ देयर इज एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट, अगर आपके शरीर के अंदर एल्कलाइन एनवायरनमेंट है, इवन कैंसर डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट फूड है। नेक्स्ट ये उसने ये पूरा उसी का है। उसने ये कहा कि अगर आप अपने शरीर को, अपने बॉडी के अंदर 7.4 नॉर्मली क्या होता है 1 to 14 pH लेवल होता है, 7 से नीचे होता है तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर होता है तो अल्कलाइन होता है। ये आई थिंक जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। 10th तक तो सबने पढ़ा है साइंस। तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसे साउंड थोड़ी कम करिएगा। तो 7 है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे होगा एसिडिक, 7 से ऊपर होगा तो अल्कलाइन। तो इन्होंने कहा है कि 7.5 स्लाइटली अल्कलाइन आपका फूड होना चाहिए। आपके अंदर जो एनवायरनमेंट है आपके शरीर के अंदर इट शुड बी 7.5 अल्कलाइन एनवायरनमेंट। और अगर आपका 7.4 है इट विल फाइट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिजीजेस। जितनी भी पोटेंशियल डिजीज आपके अंदर हो सकती हैं वो सारी की सारी डिजीज को ये फाइट करेगा। और दूसरी बात ये है कि नो बैक्टीरिया, नो फंगाई, नो वायरसेस, नो पैरासाइट कैन एग्जिस्ट इन दिस अल्कलाइन एनवायरनमेंट, जो कि मेजर रीजन है आपकी डिजीजेस का। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि अल्कलाइन फूड की लिस्ट, मतलब आप बहुत लोगों को पता नहीं है कि अल्कलाइन फूड किस तरह के होते हैं, बट क्या खाना चाहिए जिससे हमारा अंदर का जो एनवायरनमेंट हो वो अल्कलाइन हो जाए। पहले तो ये है कि घर में अपने जब भी पानी पिए, ये आप देखिए कि आप कभी मेरे ऑफिस में आएंगे तो चैम्बर में मेरे जो है एक शीशे का जग पड़ा रहेगा, उसमें एक नींबू काट के डाला रहेगा, उसके अंदर मिंट पुदीना रहेगा, उसके अंदर तुलसी रहेगी। तो ये 3 चीज़ें नींबू, लेमन, तुलसी और मिंट, ये अल्कलाइन नेचर के माने जाते हैं। अगर आप इसको अपने
रेगुलर यूज में लाते हैं तो काफ़ी हद तक आपका अल्कलाइन नेचर आपके शरीर में हो जाता है। नींबू इज अल्कलाइन, इट हैज बीन प्रूवन एक्चुअली। यस यस, इट टेस्ट एसिडिक बट इट इज बेसिकली अल्कलाइन। इट कन्वर्ट्स योर इंटरनल एनवायरनमेंट इनटू अल्कलाइन एनवायरनमेंट। ऐसे पीठ पे भी आप कर सकते हो, सर को भी टैप कर सकते हो, और पीठ की टैपिंग करने से अपनी वाइफ को बोल सकते हो। उससे क्या होगा कि उनका शौक भी पूरा हो जाएगा पीटने वाला है? तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन इसका ये है कि आप अपनी टांगों की भी टैपिंग कर सकते हो, पीठ की भी टैपिंग, आप कंधों की टैपिंग कर सकते हो। टैपिंग से क्या होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरे शरीर की बहुत अच्छी हो जाती है। नॉर्मली एक्सरसाइज का हमारा प्राइम जो मोटिव होता है वो ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन शुड बी वेरी गुड। लेकिन इसकी जस्ट 3 से 4 मिनट 5 मिनट की बॉडी टैपिंग से पूरे शरीर की सर्कुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने इसको प्रैक्टिकली करके देखा है, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। मतलब जिनको थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम होती है, जहाँ मतलब उनको लगता है कि नहीं यार सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, दे कैन डू इट एक्चुअली। ठीक है, लेकिन आपको यू हैव टू टैप एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। और सिर्फ पीठ को थोड़ा मुश्किल होता करना, बाकी आप खुद कर सकते हो। हाथ से ही करना है ना सर? हाँ, हाथ से पूरा, इससे डंडे से नहीं करना। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बट वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट, ये मैं आई थिंक ये फेवरेट टॉपिक पूरे कोरमा में सबको पता है, 12,000 स्टेप चलना है आपको। अगर किसी को नहीं पता था, आई एम सॉरी, ये बहुत खराब बात है। आई थिंक एवरीवन, यहाँ जितने भी लोग बैठे सबको पता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने जरूर बताया होगा कि आपको 12,000 स्टेप्स पर डे चलना है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंस्ट्रक्शंस है। अगर आपको रियली में हेल्दी रहना है तो 12,000 स्टेप आपको चलना है। 12,000 मतलब दिन भर में। ठीक है, नेक्स्ट। नॉर्मली क्या होता है कि लोग वॉकिंग करते हैं ना, मैंने लोगों का वॉकिंग स्टाइल देखा, बहुत खराब लगा मुझे। आई एम वेरी एनाइड विद दिस। लोगों ने क्या होता है, मोबाइल लिया होता है, कान में वो लगाए होते हैं और वॉकिंग कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट है। जो फोन पे लगे हो वॉकिंग कर रहे हैं, नहीं। वॉकिंग आपको फ्री माइंड से करना है, नो मोबाइल नथिंग। ठीक है, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन 1 घंटा अपने लिए बगैर मोबाइल के निकालिए। ठीक है, और इस पूरी वॉकिंग के दौरान 3 मुद्राएं मैं बताऊंगा जो आपको करनी है। अगर आप 45 मिनट्स की वॉकिंग करते हो तो 15 मिनट आप डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा कर सकते हो, और 15 मिनट के लिए मृत संजीवनी मुद्रा कर सकते हैं, और 15 मिनट के लिए प्राण मुद्रा। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करनी है। ठीक है, लेकिन ये अगर 15 मिनट के करोगे तो आपको 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो आपकी वॉकिंग हो रही है, दूसरा इन मुद्राओं का फायदा भी आपको। आपने, अगर आप में से कई लोग वॉकिंग करते उन्होंने देखा होगा कि मैं जब 45 मिनट या 60 मिनट की वॉकिंग करता हूँ तो मेरे हाथ कहीं ना कहीं ऐसे रहते हैं, जहाँ पे ऐसा रहता है, जहाँ कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा, जहाँ कहीं ऐसा रहेगा। यानी कि मैं किसी ना किसी मुद्रा में होता हूँ उस टाइम पे। आई थिंक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जानते होंगे, मैं अक्सर मैं वॉकिंग करते हुए ये करता हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। आप लोग इसको जरूर करिए, मतलब चाहे जॉगिंग कर रहे हैं चाहे वॉकिंग कर रहे हैं, इसको जरूर करिए आप, अगर आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, ये मैं बताऊंगा, इनके बारे में, मुद्राओं के बारे में बताऊंगा। ये मैंने अभी रिसेंटली चीज को थोड़ा सा एक डिस्कवर किया बोल सकते हैं, जहाँ मतलब एक नई चीज हमने इसमें इंट्रोड्यूस की है। ये है डायनामिक कपालभाति। ये मैं इसके बारे में ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अपने आप में पूरे शरीर की कंप्लीट एक्सरसाइज है, और इसका मैं एक्चुअली एक वीडियो दिखाऊंगा। पहले आप वीडियो देखिए और फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। डायनामिक कपालभाति, जरा वीडियो चलाइएगा प्लीज। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। आप लोगों ने शायद पहली बार नाम सुन रहे हैं इसके बारे में। ये अपने आप में बहुत ही कंप्लीट एक्सरसाइज, शारीरिक एक्सरसाइज है।
इसमें ना सिर्फ आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी है, जो आपका पैंक्रियाज है, जो आपका स्प्लीन है, जो आपका लिवर है, जो आपकी इंटेस्टाइन अंतड़ियाँ हैं, इन सब की मसाज ही नहीं करते हो, बल्कि पहले आप थायराइड के लिए भी कुछ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। और दूसरा इसमें जो आपकी स्पाइन है उसकी भी ट्विस्टिंग हो रही है, उसकी भी एक्सरसाइज हो रही है। और इसके साथ ही आपकी गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही है। और अगर आप इसको, और ये कपालभाति भी, कपालभाति हम सब जानते हैं, कपालभाति बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्रिया है और उसके कारण आपका पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। और उसके साथ कपालभाति के साथ अगर हम आपकी स्पाइन की ट्विस्टिंग, आपके लिवर की, आपकी पैंक्रियाज की, आपकी स्प्लीन की, आपकी जो आपकी किडनीज हैं, आपकी अंतड़ियाँ हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, उनकी भी अगर आप इंटरनल मसाज कर सके तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। तो मैं इसको आपको बताऊंगा ये कैसे की जाती है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा और फिर इसको आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, जहाँ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए, आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। आप सुखासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए या वज्रासन में बैठिए। बैक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो हम कपालभाति शुरू करते हैं। तो इसको लगभग 50 बार करिए इसी पोजीशन पे। अब आपको क्या करना है, अब जिस भी मुद्रा में बैठे, मान लीजिए आप इस टाइम पे जो है प्राण मुद्रा में बैठे हुए, जैसे प्राण मुद्रा है, प्राण मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब मैं अपने राइट हैंड को लेफ्ट जो नी है, घुटना वहां पे ले आऊंगा और इसको मैं पीछे ले जाऊंगा। हाथ मेरे हमेशा ऊपरी तरफ ही रहेंगे, लेकिन मुद्रा ये बनी रहेगी और मैं अपने आप को लेफ्ट साइड टर्न करूंगा। और इस पोजीशन पे जबकि मेरा हाथ यहाँ पे है, लेफ्ट वाला पोर्शन ऐसे पीछे से आके ऊपरी तरफ फेस कर रहा है और ये वाला हाथ मेरा ऐसे फेस कर रहा है और मेरा ये लेफ्ट नी के ऊपर है। और इस पोजीशन में मैं कपालभाति करूंगा। इसको लगभग 50 बार करना है। फिर आप फर्दर अपनी पोजीशन पे आ जाइए, स्ट्रेट पोजीशन में। फिर कपालभाति 50 बार करिए इसी पोजीशन में। तो 50 बार करने के बाद फिर दोबारा अपने लेफ्ट वाले हाथ को दाएं नी पे रखिए, दाएं घुटने पे, और ये वाला हाथ पीछे ले जाइए और आपके कवर को टर्न कर लीजिए जितना आप कर सकें। और अब इस तरफ देखते हुए आप दोबारा कपालभाति करें। तो इससे 50 बार इस पोजीशन में करना है। तो ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ऐसे करके आपको कम से कम भी एक सिटिंग में कम से कम 3 बार ऐसे करना, 3 साइकिल आपको। जब एक साइकिल लगभग 5 मिनट में कंप्लीट होता है, तो ऐसे 3 साइकिल तो 15 मिनट का आपका कपालभाति हो गया, 15 मिनट में आपकी ये मुद्रा हो गई और साथ में आपने
जो आपकी स्पाइन है उसकी ट्विस्टिंग भी कर दी, आपने गर्दन को भी टर्न करके उसकी भी एक्सरसाइज करवा दी, और साथ में जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी भी ट्विस्टिंग हो रही है, उससे आपके पैंक्रियास की भी मसाज हो रही है, आपकी स्किन की मसाज हो रही है, आपकी किडनी में भी इंटरनल एक्सरसाइज हो रही है, आपके लिवर की भी एक्सरसाइज हो रही है, और आपके इंटेस्टाइन की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, लिवर की समस्या तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, थायराइड की समस्या है तो वो भी सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि आपकी गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हो और साथ में आप कपालभाति करते चले जा रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको सारे बेनिफिट्स, और स्पाइन की ट्विस्टिंग अलग से हो रही है। सो इन सब चीजों से आपको एक मल्टीपल बेनिफिट्स जो है इस डायनेमिक कपालभाति से मिलेंगे। और ये मैंने जैसे बताया, ये प्राण मुद्रा के साथ हमने किया, ऐसे ही आप इसको मृत संजीवनी मुद्रा से भी कर सकते हो। ये जैसे मृत संजीवनी मुद्रा ऐसे है, तो इसको ऐसे करते हुए आप कर सकते हैं। मैं एक बार इसको रिपीट करूंगा, ये मृत संजीवनी मुद्रा है, तो डायनेमिक कपालभाति आप मृत संजीवनी मुद्रा से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको ले गए और इस हाथ को पीछे ले गए, आपने मृत संजीवनी मुद्रा बनाई हुई है, आपने टर्न किया, बार किया, फिर आप स्ट्रेट आ गए उसी मुद्रा में, फिर इसको 50 बार करिए, किया आपने, फिर इसको लेफ्ट हैंड को आप राइट घुटने पे ले आइए और राइट वाला हाथ जो है आप इसको पीछे ले जाइए और अपनी जो स्पाइन है उसको टर्न करिए, गर्दन को टर्न करिए और फिर वही कपालभाति करिए। ये जो इसको हमने नाम दिया है डायनामिक कपालभाति जो है, ये बहुत कंप्लीट एक्सरसाइज है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें करूँगा, मगर जैसा इसमें वीडियो में कहा जा रहा था कि इसको आप किसी भी प्राण मुद्रा के साथ भी कर सकते हो और मृत संजीवनी मुद्रा के साथ भी कर सकते हो। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मैंने अपने वीडियो में बताया है इसको, तो हम बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ भी लेग्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी आप वॉकिंग कर सकते हो, जहाँ इन एक्सरसाइज के बारे में बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूँ, हालांकि मेरे पास वीडियो है इसका, लेकिन हम दिखाएंगे इसको। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि अब हमने पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर ली, लेकिन हमने इस पोर्शन की एक्सरसाइज नहीं की है। इसका नाम है ब्रह्म मुद्रा है, मतलब आपको वो सब बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक बड़ी अच्छी क्रिया के साथ मिलने चाहिए। इसका भी एक वीडियो दिखाऊंगा मैं। ब्रह्म मुद्रा बेसिकली हमारी गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। गर्दन की कोई समस्या जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, जहाँ आपके अपर बैक में कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ आपके फ्रोजन शोल्डर्स हैं, या गर्दन आपकी थोड़ी सी स्टिफ रहती है, जहाँ आपको थायराइड का इशू है, तो इस तरह की कोई भी गर्दन रिलेटेड या अपर बैक रिलेटेड, शोल्डर रिलेटेड जो आपके उसके आसपास जो आपको समस्या रहती है, वो उसमें ये बहुत ही अच्छी मुद्रा मानी जाती है। ये बेसिकली एक क्रिया है, एक एक्सरसाइज है, और इस क्रिया के साथ मैं कुछ बीज मंत्रों का भी प्रयोग करूँगा, तो आप इसको साथ में मेरे करिएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग के हम अपनी गर्दन को बिल्कुल बैक स्ट्रेट रहेगी और गर्दन को लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे हम करते हैं, बट उसका एक प्रोसीजर है करने का। सबसे पहले मैं अपनी गर्दन को राइट की तरफ ले जाऊंगा और सांस इनहेल करूंगा, सांस अंदर लेते हुए मैं अपनी गर्दन को राइट की तरफ लाऊंगा, और फिर वहां से मैं वापस आऊंगा तो एक साउंड क्रिएट करूंगा, आ की साउंड निकालते हुए मैं वापस मिडल में आऊंगा। ऐसे ही फिर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा सांस अंदर लेते हुए, फिर जब वापस आऊंगा तो
ऊ का उच्चारण करूंगा। ऐसे ही मैं जब अपनी गर्दन ऊपर ले जाऊंगा तो सांस भरते हुए मैं गर्दन को ऊपर ले जाता हूं, और फिर उसके बाद जब गर्दन को नीचे लाऊंगा मिडल में, तो ई का उच्चारण करते हुए नीचे लाऊंगा गर्दन को। ऐसे जब मैं गर्दन को सांस भरते हुए नीचे लाऊंगा, अपनी ठोड़ी को अपनी चेस्ट से, अपनी छाती से टच करूंगा, तो उसके बाद सांस भर के जब मैं वापस आऊंगा अपनी पोजीशन में, तो मैं अपने मुंह को बंद करते हुए म का उच्चारण करूंगा। तो मैं आपके सामने जी पेश कर रहा हूं। फिर मैं सांस भरूंगा। अब मैं गर्दन को ऊपर ले जाऊंगा सांस भरते हुए। फिर मैं सांस भरते हुए नीचे जाऊंगा। फिर मैं राइट तरफ ले जाऊंगा। सांस को छोड़ते हुए वापस आऊंगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के 3 साइकिल्स कर सकते हैं, जहाँ 6 साइकिल्स कर सकते हैं, जहाँ 9 साइकिल्स या 12 साइकिल्स। तो बेहतर रहता है कि आप 6 साइकिल या 9 साइकिल्स करें, और ये पूरी कंप्लीट मुद्रा करने में 1 से 2 मिनट लगता है। तो अगर आप 3 बार करते हो 3 मिनट लगेंगे, अगर इसको 6 बार करते हो तो 6 मिनट लगेंगे, और अगर आप 9 बार करते हैं तो 9 मिनट लगेंगे। तो बेसिकली किसी भी हालत में ये 6 से 10 मिनट में, अगर 9 बार करते हैं 9 मिनट में हो जाएगा। तो ये छोटी सी मुद्रा है, ब्रह्म मुद्रा, बट हमारी गर्दन के लिए, हमारी स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, हमारी रीढ़ की हड्डी जो अपर बैक है उसके लिए, थायराइड के लिए, और गले में जो भी आर्गन्स हैं उनके लिए, और शोल्डर्स के लिए, शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ही बढ़िया मुद्रा है। प्लीज़ आप इसको डेली सुबह शाम करिए, बहुत ही फायदेमंद मुद्रा है ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो, तो ये बेसिकली ब्रह्म मुद्रा थी। तो ब्रह्म मुद्रा, और पैरों को अंदर की तरफ रोटेट कर रहे हो, यानी कि लेग्स को अंदर की तरफ रोटेट कर रहे हो, बाहों को बाहर की तरफ रोटेट कर रहे हो, और गर्दन को राइट साइड पे। तो ये तीनों चीजें एक साथ हो रही है। एक्सेल वाला दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड। ब्रीथ आउट जब करते हो तो गर्दन को लेफ्ट की साइड ले जाइए, पैरों को बाहर की तरफ और बाहों को अंदर की तरफ। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाऊंगा मैंने कैसे किया है इसको। प्लीज सर इसको दिखाइए। ये काया क्रिया के नाम से है। ये काया क्रिया का नाम ही एक क्रिया है
लाइट बंद कर दो तो काया क्रिया, लाइट अपनी काया को कैसे आप स्वस्थ कर सकते हो, उसके लिए एक बहुत ही होलिस्टिक एक एक्सरसाइज है, एक ऐसी क्रिया है जो हम सब लोगों को करनी चाहिए। तो मैं आपके सामने ये करूँगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये हमेशा लेट के की जा सकती है। ऐसे आप लेट जाएं और इसमें सांस भरते हुए, सांस भरने के साथ बेसिकली 3 क्रियाएं आपको करनी है। जैसे आपने इनहेल किया तो आपने अपनी गर्दन को राइट साइड पे करना है, सांस भरते हुए राइट साइड पे जाना है और पैरों को जो है आपको अंदर की तरफ मोड़ना है, अंदर की तरफ मोड़ना है और अपने बाजुओं को, अपने आर्म्स को ट्विस्ट करते हुए बाहर की तरफ ले जाना है। तो मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा। सबसे पहले इनहेल, सांस को अंदर लीजिए, और सांस छोड़ते हुए पूरी बाहों को टर्न करते हुए अंदर की तरफ लाना है और अपने जो फीट हैं उनको बाहर की तरफ मोड़ना है और गर्दन को लेफ्ट साइड पे, फिर साइड पे आ जाइए। अब फिर जो है इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, फिर इनहेल करिए, फिर एक्सहेल करिए, तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जब हम सांस को इनहेल करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं, तो गर्दन को आप अपनी दाईं तरफ मोड़ लेते हो और एट द सेम टाइम आप अपने आर्म्स को, अपने बाजुओं को बाहर की तरफ रोटेट करते हो, बाहर रोटेट करके ले जाते हो और अपने जो पैर हैं उनको आप अंदर की तरफ मोड़ देते हो। तो इसमें एक ही इनहेल करते हुए 3 चीजें हो रही है। गर्दन आपकी राइट साइड पे टर्न हो रही है, आपके आर्म जो है बाहर की तरफ रोटेट हो रहे हैं और आपकी जो टांगे हैं वो अंदर की तरफ रोटेट हो रही है, आपकी फीट अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपकी गर्दन लेफ्ट साइड पे चली जाती है और जो आपके आर्म्स हैं वो अंदर की तरफ रोटेट करते हैं और जो फीट हैं वो आपके बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो एक ही इनहेलिंग के दौरान या एक्सहेलिंग के दौरान आपके पूरे टांगों की एक्सरसाइज, टांगों की रोटेशन हो रही है, आपके पैरों की रोटेशन हो रही है। ऐसे आपके हाथों की जो आपके आर्म्स हैं उनकी रोटेशन हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है, अंदर की तरफ हो रही है। ऐसे आपके गर्दन राइट साइड पे जा prepared for thymus gland and the technique of tapping, thymus gland को कैसे टैप किया जाता है, इससे T4 सेल कैसे जनरेट किए जाए उसके बारे में, इसके बारे में बात करूँगा। थाइमस ग्लैंड, जैसा कि आपको पता है, थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट दोनों लंग्स के बीच में इस सेंटर में फूड पाइप या विंड पाइप के जस्ट पीछे होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है और ये नॉर्मली बच्चा जब पैदा होता है उसके 15 साल की उम्र तक, बाय द एज ऑफ 15 ये फुली डेवलप हो जाता है और लगभग इसका वजन 300 ग्राम के आसपास होता है और 15 साल की उम्र तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टी लिम्फोसाइट या T4 सेल्स वो जनरेट करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और यही इम्यून सिस्टम हमारा जिंदगी भर जर्म्स को, बैक्टीरियाज को और पैरासाइट्स को फाइट करने में, डिजीज काजिंग जो रीजन्स है उसको फाइट करने में काफ़ी काम आता है।
और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय द एज ऑफ 70 या 75, 70 या 75 साल की उम्र तक ये 300 ग्राम का जो थाइमस ग्लैंड होता है ये रिड्यूस होके लगभग 30 ग्राम का रह जाता है और ये प्रैक्टिकली नॉन फंक्शनल, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। और जैसे हम लोग एज होते हैं जहाँ जो एजिंग के कारण ही जो हमारे T4 सेल तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम से कम होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये जिंदगी भर फाइट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डिजीज को लड़ने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो एज के साथ कम होती है। उसका कारण है कि T4 सेल हमारे बहुत कम हो जाते हैं। तो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, USA, यूरोपियन कंट्री में ये रिसर्च चल रही है कि इस थाइमस ग्लैंड को कैसे रीग्रो किया जाए क्योंकि यही एक रीजन है जो T4 सेल जनरेट करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखता है, जहाँ उसके T4 सेल की जो पॉपुलेशन को बढ़ाता है। तो हमारे स्पिरिचुअलिज्म में भी इसको रेजुलेट करने का, जहाँ इसे T4 सेल जनरेट करने का एक प्रोसीजर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये थाइमस ग्लैंड है कहाँ पे। आप जरा मुझे ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे गले के बिल्कुल नीचे आइए तो यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन, एक गड्ढा सा दिखेगा। इस गड्ढे से 4 मीटर नीचे जाइए, हॉरिजॉन्टल 4 फिंगर्स, और इसके बाद लगभग इतना पोर्शन जो है आप एग्जैक्टली देखें, यहाँ पे फूड पाइप और वेट पाइप रहती है, उसके जस्ट पीछे ही थाइमस ग्लैंड दो लंग्स के बीच में होता है। तो मैं इस पोर्शन को हमें टैप करना है। टैप करने का तरीका क्या है कि हम अपनी उंगलियों से, अगर आप राइट हैंडर हैं तो इस हाथ से, राइट हैंड से, अगर लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड से, तो इन 4 उंगलियों के स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए और जो पोर्शन मैंने बताया जहाँ पे आपको 40 से 50 बार टैप करना है। तो आप ध्यान से देखिए कैसे मैं टैप कर रहा हूँ। 1 2 3 4 21 22 23 24 25 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो ये जो टैपिंग है, इस टैपिंग से हमारा जो थाइमस ग्लैंड है ये T4 सेल सीक्रेट करना शुरू कर देता है। और इसको जब आप रेगुलरली करेंगे, इसको सुबह शाम, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, और जब आप इसको रेगुलरली हर दिन करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो T4 की सेल्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम वो बहुत अच्छा फंक्शन करेगा और आपके अंदर जो डिजीज को फाइट करने की जो कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा डेवलप होगी और आप कम से कम बीमार पड़ेंगे। ये बहुत ही कारगर तरीका है और इससे आपकी एजिंग भी कम हो सकती है और आप में डिजीज को फाइट करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी आप में बढ़ जाएगी। तो आप इसको डेली करें और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो, आप बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो? कुछ सीक्रेट हाथ में लगा कि नहीं लगा? ये समझ लीजिए आपको डायमंड मिल गया है, हीरा मिल गया है। आप इसको करिए, 15 साल के बाद इनएक्टिव हो जाता है। आपको जब टैप करना है, इसको सुबह शाम कर सकते हो, मॉर्निंग में करिए और शाम में 15 दिन करके देखिए, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। आप सोचेंगे आप जैसे हवा में उड़ रहे हो। It will give you lot of energy. You just can't imagine. आप तो सोच नहीं सकते हो कि आपको क्या फायदा दे सकता है ये। ठीक है, तो आपको ये बोलना है एक पीछे जाए, I am thankful or grateful for my healthy, stimulated and active thymus gland and all its benefits. बेनिफिट क्या है?
आपके इम्यून सिस्टम को ये सही करता है। नेक्स्ट, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करूंगा। ब्रेथ, हाँ ठीक है, इसके ऊपर आपको ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब जो चीजें ठीक है वो आपको बताऊँ। ब्रेथ, सांस जो है ये आपके बीच में और ऊपर वाले के बीच में कड़ी होती है। सांस ही, ब्रेथ ही आपकी एक ऐसी चीज है जो आपके बीच में और ऊपर वाले के बीच में कड़ी का काम करता है। इसलिए सांस का सही लेना, सही छोड़ना, सही तरीके से सांस लेना बहुत जरूरी है। पतंजलि योग शास्त्र में एक छोटा सा एक वो है, वो मैं बताऊंगा, थोड़ा एक कोड है वहां से। प्रच्छद न विदारण व्याम व प्राणस्य, मतलब प्राण ही बेसिकली, जो प्राण होता है वही आपकी लाइफ है, लाइफ फोर्स है। नेक्स्ट, और ये एक चीज और बता दूंगा, आपके जो थॉट्स है, थॉट से भी डीपर जो आपका ब्रेथ है, सांस है, ठीक है। तो अगर आप ब्रेथ कंट्रोल करते हो, अगर आप सांस को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, आप अपनी सोच को बदल सकते हो। एक मैं और आपको छोटी सी चीज बताऊंगा, ये है बीज अक्षरास फॉर ग्रेट हेल्थ। जैसे अभी तक मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई है आपको, अभी मैं एक आपको 3 अक्षर बताऊंगा। उन अक्षरों का अगर आप उच्चारण करोगे, एक अक्षर आपके पूरे पेट वाले पोर्शन को वाइब्रेट करेगा। बेसिकली ये जो मैं उच्चारण करवाऊंगा, ये बेसिकली वाइब्रेट करता है आपके शरीर को। तो एक अक्षर का उच्चारण करूंगा तो आपके पेट को वाइब्रेट करेगा, दूसरे अक्षर को वाइब्रेट करूंगा तो आपका चेस्ट वाला पोर्शन उसको वाइब्रेट करेगा, यानी कि उसके ऑर्गन्स को भी वाइब्रेट करेगा। और एक अक्षर है वो ऊपर वाले पोर्शन को वाइब्रेट करेगा। तो इसका छोटा सा वीडियो है, जहाँ ऐसा करता मैं करके बताता हूँ। वीडियो छोड़ दीजिए। एक अक्षर है आ, पूरा मुंह खोल के जो आ का उच्चारण करना है और जितना लंबा कर सको। इससे आपका जो पेट और पेट के ऑर्गन्स जितने हैं वो सारे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ ही बोलेंगे इसको, ठीक है। चला स्ट्रेट होके बैठ जाइएगा, बैक शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। हाँ, मेरे साथ बोलिए। वेरी गुड, फिर बोलिए। इस आगे बोलने से जो है आपके शरीर के, अभी आपको शुरू में पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप 5, 7, 10 दिन लगातार करोगे तो आपको वाइब्रेशन अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो आ का उच्चारण करने से आपके पेट के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, जितना पूरा पेट है पूरा वाइब्रेट करेगा। ऐसे ही दूसरा अक्षर है ऊ, ठीक है। तो मैं ऊ से आपके जो चेस्ट और चेस्ट के जितने ऑर्गन्स हैं वो पूरे वाइब्रेट करेंगे। चलिए मैं इसको ऊ कर देता हूं। वेरी गुड। इसके बाद थर्ड है मुंह बंद करके म का उच्चारण करना, ठीक है। मुंह बंद रहना चाहिए, सांस पहले भरिए और म का उच्चारण करना। वेरी नाइस। म का करिए उच्चारण।
तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आ का उच्चारण कर रहे हो, ऊ का उच्चारण कर रहे हो और म का उच्चारण कर रहे हो। अब मैं तीनों का एक साथ करूंगा, लेकिन एक रेशियो में करवाऊंगा। आ को मान लीजिए 4 सेकेंड्स, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 4 टाइम्स, ऊ का उच्चारण 2 टाइम्स और म का उच्चारण 1 टाइम। जैसे मैं खुद करके बताऊंगा आपको। ये 2 मुद्रा मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसको जरूर देखिएगा। मृत संजीवनी मुद्रा, ये भी समझ लीजिए एक डायमंड की तरह ही है। मृत संजीवनी मुद्रा मतलब मृत आदमी को भी जो है ये संजीवनी देके वापस ला सकता है। ये मुद्रा इस तरह की मुद्रा है एक्चुअली, ठीक है। मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। मेरे हाथों को ध्यान से देखिए। फर्स्ट फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर है, दोनों हाथों में फर्स्ट फिंगर है, अंगूठे के बगल में। इस उंगली को अंगूठे के रूट पे लगाइए, रूट पे, अंगूठे का रूट, ठीक है। और इसके आगे की 2 उंगलियों को अंगूठे से टच करिए। जो अंगूठे का पोर है, दैट शुड टच योर मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर याद रखिए। ये आपकी बनती है मृत संजीवनी मुद्रा। आज की शक्ल भी देखिए, ये हृदय की तरह बन रही है, जैसे दिल होता है ना वैसे बन रहा है, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फिंगर को रूट के ऊपर लगाइए, अंगूठे के रूट पे, और फिर अंगूठे को टच करिए दोनों उंगलियों से, मिडिल फिंगर को और रिंग फिंगर को, और जो लास्ट फिंगर है उसको स्ट्रेट रखिए। इसको बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा। इसको हृदय मुद्रा भी कहा जाता है। ये वो मुद्रा है जो आपको मतलब मृत्यु छैया से लाइफ तक वापस ला सकता है। ये इतनी पावरफुल मुद्रा है। मतलब आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को शायद आपको पता नहीं होगा, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा, और इसको बहुत जगह सराहा गया है, और योग शास्त्र में सबसे बड़ी मुद्रा कहा जाता है इसको, ठीक है। इस मुद्रा को करने से फायदे मैं बताता हूँ आपको। इसको करके आप वॉकिंग कर सकते हो, जैसे मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, वॉकिंग मैं बता रहा था ना आपको, वॉकिंग कर सकते हो आप इसमें। तो ये वॉकिंग कर सकते हो इसको मृत करते हो। जो लेडीज जहाँ बैठी हुई हैं, और ये इवन जेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, निगेशन जो है, ये फेल्योर का जो मेन कारण है, मैं क्योंकि आप थोड़ा माइंड के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो फेल्योर का मेन कारण है वो निगेशन है। हर चीज को निगेट करना कि मैं ये नहीं कर सकता, जी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। हम अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को ऐसे ही डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको एक किताब में पढ़ रहा था कि जब तक कोई बच्चा 15 साल की उम्र तक का हो जाता है, उसके माँ बाप ने या उसके पीयर्स ने या उसके टीचर्स ने या किसी ने भी 1,50,000 बार तक, ये एवरेज पाया गया है, 1,50,000 बार उसको ना कहा गया, मतलब उसको ना सुन चुका होता है। बच्चे ने अपने दिमाग में 1,50,000 बार ना शब्द सुना होता है। तो जब वो बड़ा होता है, जब उसको कहा जाता है भैया ये काम करोगे, तो पहली जो अंदर से आवाज आती है, नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, प्लीज अपने ऊपर वॉच करिए, अपने आप को देखिए, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। आप बच्चों को ये सिखा रहे हो, धूप में मत जाओ, पानी में मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, मतलब हम उसको आपको समझाना है, लेकिन पॉजिटिवली समझाना है। नेगेशन टर्म यूज नहीं करना, नहीं 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 शब्द जो है वो 1,50,000 बार सुन चुका होता है। तो इसलिए जब भी कहीं वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है या कोई सर्विस करता है, तो जब भी कोई बॉस या कोई बोलता है उसको कि ये काम करो, तो पहला शब्द है, सर ये हो नहीं पाएगा, ये हम कर नहीं पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, निगेशन टर्म जो है बच्चों को थोड़ा बचाइए इस चीज से, ये फेल्योर का मेन कारण है। नेक्स्ट, ये तो नेक्स्ट, तो हमें बोलना क्या है, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, आप
हेल्थ अपनी अच्छी रख सकते हो ना? बताइए, बोलिए। यस, यू कैन डू इट। एक्चुअली यू कैन मेंटेन ए गुड हेल्थ। वी कैन डू इट। हम लोग, सब लोग करेंगे तो वी कैन डू इट। वी कैन ऑलवेज डू इट। ग्रेट। अब मैं आपको एक ग्रेटेस्ट मंत्र बताता हूँ, उसके बाद में विराम दूंगा। हालांकि चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन हम वही पे विराम देंगे। लोग कहते हैं, बहुत सारे मंत्र बोलते हैं कि भाई ये बड़ा मंत्र है, ये मंत्र है। मैं नहीं मानता। मैं मानता सबसे बड़ा मंत्र है एक है, सिर्फ सबसे बड़ा मंत्र है, उसी मंत्रों में से निकाला है। ऐसा नहीं, सबसे बड़ा मंत्र ये है। दिखाइए नेक्स्ट। मैं हूं। मैं हूं, आगे ब्लैंक स्पेस है। मैं हूं, आई एम द बेस्ट। आई एम हेल्दी। आई एम हैप्पी। आई एम लवेबल। आई एम हार्मोनियस। आई एम प्रॉस्परस। मतलब मैं हूंगा, ये नहीं है फ्यूचर में, नहीं, आज की स्थिति में हूं मैं। आई एम, मैं हूं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये है, और इसको बोलते हैं डायनेमिक लॉज ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो कानून, जो प्रॉस्पेरिटी है ना, वो ऐसे नहीं आती है, उसके कुछ अपने कानून है, नेचर के अपने कानून है। कानून क्या है? ये डायनेमिक लॉज है। आई एम होल, मतलब मैं संपूर्ण हूं। आप संपूर्ण हो कि नहीं हो? बताइए आप मुझे। आप संपूर्ण हो? आप संपूर्ण हो, ठीक है। आई एम परफेक्ट। आप परफेक्ट हो। आप क्यों परफेक्ट हो? भगवान ने आपको सब चीजें दे रखी, ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दे रखा है। यू आर परफेक्ट। यू आर स्ट्रॉन्ग। आपको क्या बोलना अपने आप से? आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम स्ट्रॉन्ग। अपने बच्चों को भी बोलिए, वो भी बोले कि आई एम स्ट्रॉन्ग। देन आई एम पावरफुल। भाई पावरफुल नहीं आप, भैया सब कुछ कर सकते हो आप। यू आर पावरफुल। यू आर लविंग। यू आर हार्मोनियस। आई एम हार्मोनियस। आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं। मैं यंग हूं। मैं ब्लिसफुल हूं। मैं प्रॉस्पर हूं। अपने आप को यंग क्यों नहीं कह सकते आप? जिससे आई एम यंग। अगर आप कहोगे तभी तो यंग होगे ना, है कि नहीं? तो ये मैं इसी को सबसे बड़ा मंत्र मानता हूं। और ये पूरी रिसर्च के बाद ये चीजें पाई गई। ऐसा नहीं है ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। इन चीजों को अगर अपने, अच्छा ये तो अपने लिए बोल रहे हो, आई एम होल, आई एम परफेक्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए भी कह सकते हो भाई सो एंड सो। मान लीजिए जैसे बच्चा, कोई उसका नाम रजत है, मान लीजिए रजत इज होल, रजत इज परफेक्ट, रजत इज स्ट्रॉन्ग, रजत इज पावरफुल, रजत इज लविंग। आप अपने बच्चे के बारे में बोले, बच्चे का नाम लीजिए और आगे शब्द यूज करिए, इन शब्दों को यूज करिए। जैसे मान लीजिए आप किसी वाइफ के लिए बोलना है, वाइफ के लिए प्रेयर, ये प्रेयर ही है बेसिकली। मतलब हर चीज में आगे कैसे बढ़ना है, बोलना है एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन और हर तरीके से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूं। क्या ये बोल सकते हैं हम लोग? बोलिए एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। एक और रिपीट करिए, एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग हेल्थियर एंड हेल्थियर, बिकमिंग हेल्थियर एंड हेल्थियर। फिर एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग हैप्पियर एंड हैप्पियर। शर्माइए मत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आई एम बिकमिंग हैप्पियर एंड हैप्पियर। एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। Why not? Every day and every way I am becoming more prosperous, more and more prosperous. ठीक है? Every day and every way I am becoming more and more powerful. Every day and every way I am becoming younger and younger. Why not? ठीक है, ऐसे करके आप जो भी पॉजिटिव शब्द हैं उनका भी यूज करिए और अपनी जिंदगी। हम और हमारा ब्रह्मांड, थोड़ा सा एक हल्की सी लाइट डालूंगा इसके ऊपर। नेक्स्ट
ये समझ लीजिए कि एक इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार में, देखो मैं बहुत ज़्यादा कोई ग्रंथ मंथ नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो कुछ समझ पाया हूँ अभी तक जो है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में, हमारे भीतर, आपके भीतर, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक नूर है जो हर आदमी के अंदर फ्लो कर रहा है, हर आदमी के अंदर फ्लो कर रहा है। हर चाहे वो उसके अंदर जिंदगी है या नहीं है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो नदी है, चाहे नाले हैं, प्लैनेट्स हैं, जहाँ चांद सितारे हैं, जहाँ हम हैं, जानवर हैं, बर्ड्स हैं, सबके अंदर एक कोई एनर्जी है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जहाँ ऊपर वाले का नूर है जो हर आदमी के अंदर फ्लो कर रहा है, हर राउंड। वो ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट मतलब ही इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान है वो मेरे अंदर भी, आपके अंदर, सबके अंदर ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह है, वो ओमनीसेंट है, वो सब जानता है, ऑल नोइंग, सब जानता है, ठीक है। वो आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, आपके बगैर भी है और आपके अंदर भी है। ही इज एवरीवेयर, और वो हमेशा रहेगा, आप चाहे रहे या ना रहे, बट ही विल बी देयर। तो जब आप उसके हो, ये मैंने वही कहा है, जब आप वही हो, आप उसी के हो, तो आप उससे मांगी, जो मांगी वो आपको मिलेगा, मांगिए उससे, ठीक है। ये कुछ थोड़े सा पॉइंट है, ये कभी आपको बाद में, कभी अगली बार कभी लेक्चर देंगे तो आप बताएंगे। नेक्स्ट, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जब भी आप किसी से मिलें, जब भी मिले, मतलब आपको शायद ये लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी किसी से मिले उसको अपने दिल से, अपने अंदर, लेकिन सामने बोलना नहीं है, अपने अंदर बोलना है, बोलना कि आई लव यू एक्चुअली। जब भी कोई आपको मिले तो पहली इंटरेक्शन आपकी उसके ऐसे होनी चाहिए, जब आपके सामने बैठे अपने मन में बोलेंगे रियली आई लव यू। मैं तुम्हें सामने बोल रहा था, लेकिन ये पीछे चलिए, लेकिन ये आपकी जो प्रेम है ना, आपकी आंखों में दिखना चाहिए, ठीक है, वो दिखेगा, ठीक है, आप समझ गए ना। और मैं बता रहा, जो काम आप चाहोगे वो आपका काम हो जाएगा, जो आप उससे मांगोगे आपको मिलेगा, मतलब इसमें इतनी शक्ति है एक्चुअली। आप समझ रहे हो, आप इसकी इंपॉर्टेंट समझिए कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट आनी चाहिए आपके मन में कि आई रियली सो एंड सो, आई रियली लव यू। और मैं बता रहा हूँ आपके बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या गया, मतलब मेरे काम कैसे हो जा रहे हैं। इट्स वेरी इफेक्टिव, ठीक है। दूसरा, जब भी आप किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बंदे की आप प्रॉस्पेरिटी देखते हो, नॉर्मली क्या होता है प्रॉस्पेरिटी, जब हम किसी के देखते हैं, अरे सोचा साल इसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा, कुछ तो कुछ किया होगा तभी साल इतनी प्रॉस्पेरिटी इसकी हुई है। नहीं, ये गलत है एक्चुअली। होता क्या है, श्री जो है, जो लक्ष्मी है, अगर आप प्रॉस्पेरिटी की तारीफ नहीं करते, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो, वो श्री जो आपसे दूर भागेगी। तो अगर आपको श्री को, लक्ष्मी जी को अपने घर में लाना है, तो आपको लक्ष्मी जी की तारीफ, मतलब उसको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। दूसरों की जो लक्ष्मी है उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगर उसके पास ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, उसके पास अच्छी चीजें हैं, तो आप अप्रिशिएट करिए, यार वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो वो अप्रिसिएशन होना चाहिए, आपके अंदर अप्रिसिएशन होना चाहिए, ठीक है। और फिर अपने लिए भी आप दुआ करिए कि मुझे भी अच्छी चीज मिले, जैसे उसको मिली है वैसे ही मुझे मिला। मतलब उसको क्यों मिली है ये जरूरी नहीं है, उसको मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी मिले, मैं भी ऐसी दुआ करता हूँ। नेक्स्ट, लोगों को अप्रिशिएट करना सीखिए वैसे। और दुनिया में
जो भी थोड़ा बहुत भी अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट जरूर किया करिए, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। छोटी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर वो अच्छा करते हैं, प्लीज अप्रिशिएट देम। ये मैं सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, ये भी हेल्थ का एक पार्ट है। हेल्थ सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं होती है, अच्छी थॉट प्रोसेस से भी आपको हेल्थ मिलती है। और कोई ऐसी कल्चरल या कोई ऐसी आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी परस्यू करे, क्योंकि अगर आप डांसिंग सीख रहे हैं, या आप सिंगिंग सीख रहे हो, या सिंगिंग करते हो, जब कुछ भी आप आर्ट और कल्चर में हिस्सा लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको गॉड से कनेक्ट करता है। तो बस सच है, दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि जो आप सोचते हो वही आप हो। और इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर आदमी उसी लेवल में जी रहा है जिस लेवल पे उसकी सोच है। लोग कहते रहे यार मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ, लेकिन मुझे भगवान ने वो चीज़ नहीं दी जो कि उसको दी है। लेकिन भगवान ने आपको वहीं पे रखा है जहाँ पे आपकी सोच है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि हम सब, इंक्लूडिंग मी, आप सब लोग उसी लेवल पे जी रहे हैं जिस लेवल पे आपकी सोच है। इसलिए अपनी सोच को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना लेवल राइज करना, आपको लेवल आपको बढ़ाना है, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको सोच को बदलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ये तो मैंने बताया ही आपको कि भगवान से मांगिए आपको मिलेगा। हाँ, एक आपने कभी सुना है कि गॉड जो है, गॉड की जो कॉन्शियसनेस है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। इसके बारे में कभी बाद में वही बताऊंगा, लेकिन ये बात सच है कि अगर हम गॉड्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करते हैं तो हमारे सारे नेगेटिव कर्मस, जो हमारे पास्ट जो बॉन्डेजेस है वो सारी रिमूव हो जाती है। लेकिन उसके लिए हमें वाइब्रेट करना पड़ेगा उस लेवल पे। एक्चुअली अभी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है और ऐसा पाया गया कि 528 हर्ट्ज के ऊपर जो गॉड्स फ्रीक्वेंसी है, ऐसा मतलब कहाँ तक सच है, लेकिन अभी तक जो पाया गया वो ये है कि 528 हर्ट्ज के ऊपर जो गॉड्स की फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन है वो रहती है। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़, कोई म्यूजिक या कोई ऐसी चीज़ सुने जो 528 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेट करती हो, तो ये हमारी नेगेटिव कर्मस को खत्म कर सकती है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, जो मेडिटेशन है बेसिकली ये हमको स्लोली उस फ्रीक्वेंसी तक ले जाता है। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो मेडिटेशन करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना हो तो उसको पॉजिटिवली विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। आपको कोई चीज 1 साल के बाद चाहिए या 2 साल के बाद चाहिए, तो उसको आज की डेट में प्रोजेक्ट करना बड़ा जरूरी है। आज की डेट में उसको प्रोजेक्ट करना जरूरी। इसलिए मान लीजिए आपको 2 साल के बाद एक लेवल को किसी को अचीव करना है, तो आप आज की डेट में उसको सोचिए कि आपने वो लेवल अचीव कर लिया है। यानी कि फ्यूचर में होने वाली चीज आप प्रेजेंट में, आज की डेट में उसको आप विजुलाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपने बच्चे को चाहते हो कि वो डॉक्टर बने, अपने बच्चे को चाहते हो डॉक्टर बने। डॉक्टर उसको अभी होगा 4 साल में, अभी वो मान लीजिए 8। नेक्स्ट, ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 2-3 टेक्निक, किताब का नाम है जिसको बोलते हैं शिव और पार्वती के बीच में डायलॉग्स की एक बुक है। उसमें 112 टेक्निक्स मेडिटेशन की दी हुई है। मेडिटेशन की 112 टेक्निक्स है, ठीक है। तो वो उसमें से मैंने 2-3 टेक्निक ली और पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, ये बेसिक बुक है जिसके यही मेडिटेशन टेक्निक हर रिलीजन में गई है बेसिकली। तो उनमें से जो पहली 3 टेक्निक्स हैं वो मैं थोड़ा से हल्का सा प्रकाश डालूंगा, उसके बाद देन आई विल स्टार्ट। फर्स्ट इसमें एक मेडिटेशन की बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि जब भी आप बैठें, ठीक है, सांस आप आराम से बैठिए, पलकी मार के, बैक आप स्ट्रेट रहे और सांस को लेते हुए
सांस को लेते हुए आपको सांस को देखना है। आप सोचो कि सांस को कैसे देखें, तो आपको जब भी आप डीप ब्रीदिंग है, सांस अंदर ले तो सांस के साथ मूव करना है। भाई आप सांस नाक से लोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गले में जाएगी, चेस्ट में जाएगी, पेट फूलेगा, तो उसके साथ अपना होश जो है, अवेयरनेस को भी साथ में मूव करिए। सांस अंदर जाए तो अवेयरनेस को उसके साथ मूव करिए, सांस बाहर आए तब अवेयरनेस को साथ में मूव करिए। और ऐसा कम से कम 25, 30, 40 मिनट आप डेली करिए और इसको लगातार करते रहिए। कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो है वो आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे जो है। स्लोली यू विल बिकम मोर एंड मोर अवेयर। और ये मेडिटेशन की स्टार्टिंग टेक्निक एक्चुअली, ठीक है। तो समझ गए इसको। नेक्स्ट, अवेयरनेस विद बेली ब्रीदिंग, ये एक टेक्निक है उसकी। मतलब सांस ले तो पेट फूल ले आपका, मतलब पेट फूल जाता है, और सांस बाहर निकाले तो पेट अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग करिए तो पेट बाहर जाए तब पेट को देखो, और पेट अंदर जाए तब देखो, बस देखना है बस। इसमें कोई अपने दिमाग नहीं लगाना है। ये मेडिटेशन की सेकंड टेक्निक है। ये शिव भैरव तंत्र से ली गई बुक्स है ये। मतलब ये जो टेक्निक है तीन, मैंने पहले 3 टेक्निक उठाई है। शिव भैरव तंत्र के नाम से एक बुक है, उसमें 112 टेक्निक है मेडिटेशन की। और उस 112 टेक्निक जो है वो इस दुनिया में जो लोग हो चुके हैं उनके लिए भी है, जो आज की डेट में है उनके लिए भी है, और जो अभी फ्यूचर में पैदा होने हैं लोग, उन सब के लिए टेक्निक्स है इसमें, ठीक है। तो 3 टेक्निक्स है जो सांस के ऊपर बेसिक है, तो वो मैंने बताई। तो बेली ब्रीथिंग का मतलब है कि सांस अंदर जाए तो पेट आपका फूलेगा, उसको आप देखिए, पेट अंदर जाए तो उसको देखिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें, लेकिन इस को एज ए मेडिटेशनल टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, फिर क्या होता है कि एक टेक्निक और है कि सांस अंदर ले, और जब सांस पूरी अंदर चली जाए, एक टाइम ऐसा है कि आप सांस ले नहीं पा रहे हो, और जब सांस बाहर लेते हो तो उसके बीच में एक गैप आता है, उस गैप को देखना है। 2 सांसों के बीच में गैप को देखना, ये भी एक मेडिटेशनल टेक्निक है। कभी सेपरेट लेक्चर लूंगा तो इसको मैं प्रैक्टिकली करवा के आपको दिखाऊंगा कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। मेडिटेशन सिर्फ मतलब ये बहुत सही मानो में प्योर टेक्निक्स जो है। और ये पहली जो मैंने टेक्निक बताई ना, महावीर जैन, महात्मा बुद्ध और बड़े बड़े जो गुरु नानक, बड़े बड़े जो साधु संत हुए हैं, इन्हीं टेक्निक से बड़े बड़े साधु लोग बने हैं। बहुत प्योर टेक्निक्स है ये। नेक्स्ट, सो वी आर कमिंग टू दी एंड ऑफ फाइनली मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट की एक सिंपल सी एक क्रिया करवाता हूँ, जिससे आपकी सारी नेगेटिविटीज जो है सारी इट विल फ्लो टू द अर्थ। जमीन के आपके शरीर से निकल के जो नेगेटिविटीज है वो कैसे मदर अर्थ के अंदर चली जाएंगे, गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिविटी, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट, चलिए थोड़ा बैक स्ट्रेट, आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथ, अच्छा पहले ऐसा करिए, हमको देख लीजिए, पहले हाथ ऊपर उठा के, ठीक है, स्लाइड अपनी नेगेटिव आगे। इसमें क्या करना है कि ओ गॉड, माई हार्ट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। क्वेश्चन ये है कि इतनी प्रक्रिया आपने बताई योग, मुद्रा और मेडिटेशन की। जी सर 24 आवर्स जो हमारे पास होते हैं काम करने के अलावा, ऑफिस क्लास होने के बाद जो है, तो उन सारी क्रिया जैसे आपने बताई इनको आपको रोज करना है, तो अगर इतनी सारी क्रिया हम लोग रोज सर आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है, कितना हम करें, योग भी करें, उसके साथ मेडिटेशन भी करें, फिर मुद्राएं भी करें, फिर 15-15 मिनट प्राणायाम भी करें, तो इस तरह मतलब रूटीन में मतलब पॉसिबल नहीं हो पाती। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, आप वॉकिंग करते हो?
करते हैं। बाकी करते कितनी करते हो? हाँ, आधा घंटा लगता है। आधा घंटा करते हो ना। तो मैंने जो दो मुद्राएं बताई आपको, मृत संजीवनी मुद्रा और प्राण मुद्रा, 15-15 मिनट आप उसमें कर लीजिए, वॉकिंग भी हो जाएगी और साथ में 15-15 मिनट जीत भी हो जाएगी। समझ गए? तो आपकी मतलब बेसिकली प्राण मुद्रा और मृत संजीवनी मुद्रा, 2 मुद्राएं तो आप कर सकते हो आराम से। अच्छा, वॉकिंग आप सुबह करते हो शाम को करते हो? सर इवनिंग में करते हो, ठीक है। तो अगर आप आधा घंटा या 45 मिनट वॉकिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 45 मिनट करते हो 3 मुद्राएं कर सकते हो 15-15 मिनट की, और अगर आप आधा घंटा करते हो 15-15 मिनट ये वाली कर लीजिए। करते हुए भी इन मुद्राओं को कर सकते हो। नहीं, थोड़ा कठिन जैसे आप बता रहे थे, मतलब ऐसा लगता है जैसे तो लोग टीवी देख रहे हैं, हंस रहे हैं, उसमें आप मुद्रा करिए ना मुद्रा। आप मुझे बताइए, आप मेरे से बिजी नहीं हो सकते हैं? आप मेरे से बिजी हो सकते हो? बताइए आप मुझे। मैं 7 बजे ऑफिस से जाता हूँ, यहाँ 7 बजे या 8 बजे के आसपास डेली। उसके बावजूद भी मैं 1 घंटा 45 मिनट वॉकिंग करता हूँ, ये सब चीज़ करता हूँ। और दूसरा सुबह तो आप उठते ही हैं, 5-5:30 बजे उठते होंगे, वो 15:30। देखिए ऐसा है कि टीवी देखने का मुझे बहुत शौक है, मैं मतलब कोई कॉमेडी सीरियल जरूर देखता हूँ, उस टाइम मैं कर लेता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि जो आप लोग आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली। हम अपने आप से आज ये पूछना चाहते कहाँ थे प्रभु, आप आज तक यहाँ हमारे बीच में थे और इतनी ऊंची जानकारी आपके बीच में थी और हम लोग इससे महरूम रहे। आज जानकारी मिली, निश्चित रूप से ये हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाएगी। और मैं अपने अपर महाप्रबंधक गुण नियंत्रण श्री रमेश कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही ऊंची जानकारी हम लोगों को दी है और ये हमारे जीवन को और आगे बढ़ाएगी। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है इस तरह के और भी कार्यक्रम हम आपके बीच में साहब से गुजारिश करेंगे कि आपको और जानकारियां देते रहें। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है उनका बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया सबको और जो लोग आए हैं